कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक नया डिमांड है और ये डिमांड है कि वीटो पावर छीन लो। किस देश से ये वीटो पावर छीनना चाह रहे हैं? जिस देश से ये वीटो पावर छीनना चाह रहे हैं वो है रूस, और इसका भारत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब जेलेंस्की ने भारत से भी मांग की है। जानेंगे जेलेंस्की ने क्या मांग की है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सुनकर एक बार कानों को यकीन नहीं होगा, लेकिन रेफरेंस के साथ देखेंगे। जर्मनी में इस वक्त ऊर्जा संकट है, ठंड में बहुत बुरे हालात हैं और ऐसे में जर्मनी ने अब भारत की मदद मांगी है। क्या भारत बचाएगा जर्मनी को ऊर्जा संकट से? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैंने पहले भी कहा है, किसी देश का मुखिया एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसका एक निर्णय उसकी आम जनता को मजबूर कर सकता है परेशान होने के लिए, तो वहीं उसका एक निर्णय उसे बचा सकता है। इस वक्त यूक्रेन के हालात एकदम से ठीक नहीं है। काफी लोग शरणार्थी बनकर देश दुनिया में इधर उधर भाग रहे हैं, जा रहे हैं। ऊपर से खुद उनके देश के अंदर भी हालात ठीक नहीं है। आम जनता परेशान है, ठंड है और ठंड के मौसम में युद्ध भी शुरू है। मतलब कई तरफ से कहर ही कहर टूट रहा है। फिर भी ये युद्ध लगता नहीं है जैसे कि खत्म होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके के जेलेंस्की पॉइंट्स दे रहे हैं उसे रूस खारिज कर चुका है और रूस कह रहा है कि हम इस पॉइंट्स को नहीं मानते हैं। शुरुआती दौर में लगा कि पुतिन और जेलेंस्की इस युद्ध को खत्म कर देंगे। अब जेलेंस्की ने जो ये युद्ध खड़ा किया है, ये युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें यूरोप भी प्रभावित हो रहा है जेलेंस्की की वजह से, यूक्रेन की वजह से। शायद यूक्रेन इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि वो अमेरिका और रूस के बीच का शैडो वार लड़ रहा है। जो डैमेज इन दोनों देशों को होना चाहिए किसी आमने सामने वाले युद्ध में, वहां डैमेज सह रहा है यूक्रेन अमेरिका का युद्ध लड़ने के लिए। ये भी साफ दिख रहा है। अमेरिका ने रूस से लड़ने के लिए नाटो बनाया। क्यों? अकेला खुद क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि वो भी सीधे सीधे नहीं भिड़ना चाहता है रूस के साथ, क्योंकि जो डैमेज होगा वो डैमेज फिर लंबा डैमेज हो जाएगा। अभी भी सीधे सीधे अमेरिका युद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, एक शैडो वार जरूर चल रहा है जहां पर यूक्रेन लड़ रहा है अमेरिका की लड़ाई, और इसका प्राइस पे कर रहे हैं यूरोपीय देश। यूरोपीय देशों के पास कोई चारा नहीं है। अमेरिका के समर्थन में वो प्राइस कैप लगा रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी संकट का सामना करना पड़ रहा है यूरोपीय देशों के ऊपर। अब जहां रूस ने भी कहना शुरू कर दिया है कि अगर तुम प्राइस कैप पे लेना चाह रहे हो तेल या गैस, तो हम तुम्हें तेल या गैस बेचेंगे ही नहीं। कुल मिलाकर स्थिति यहाँ पर दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और इसके बावजूद जेलेंस्की की जिद खत्म नहीं होती हुई दिख रही है। जेलेंस्की ने अब एक ऐसी डिमांड कर दी है जिस डिमांड का भारत पर भी असर पड़ेगा। जेलेंस्की ने अब ये कहा है, यूएनएससी में रहने का अधिकार रूस को नहीं है और रूस को अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करने का हक नहीं है। वैसे आपको बता दें, रूस ने पहली बार यूएनएससी में जब प्रस्ताव आया था तो वीटो पावर का इस्तेमाल किया था और इस वीटो पावर के इस्तेमाल से उस प्रस्ताव को खारिज किया था। यानी कि रूस को चाह रहा है यूक्रेन की निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए यूएनएससी से। अब यूएनएससी से अगर रूस को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है, मतलब कि एकदम से अकेला कर देना। और दूसरी बड़ी बात ये है कि यूएनएससी में आप देखेंगे तो इस वक्त 5 सुपर पावर हैं और इन 5 सुपर पावर के बीच में ना पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स घूमती है। जैसे अगर आपको कोई काम करवाना है और आप ऐसे देश हैं जो वीटो पावर की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो आपको इन 5 देशों में से कम किसी एक देश के साथ तो रिश्ते बहुत अच्छे रखने होंगे, क्योंकि उसके पास है वीटो पावर। और भारत के लिए इस तरह का देश 2 ही है, एक फ्रांस है और दूसरा रूस है। रूस काफी समय इतिहास में दिखला चुका है कि हाँ, वो भारत के साथ खड़ा रहता है। रूस ने कई बार वीटो पावर का इस्तेमाल भारत के लिए किया भी है। ऐसे में ये भारत का एक प्रमुख सहयोगी है। अगर रूस यूएनएससी से बाहर आ जाता है तो ये भारत के लिए भी एक टेंशन वाली बात होगी। हालांकि जेलेंस्की ने अगर ये बात कही है तो हो सकता है कि वेस्टर्न दुनिया का
ये एक नया प्लान हो, क्योंकि रूस को धीरे धीरे कई संस्थाओं से बाहर किया जा रहा है, ये तो साफ साफ देखने को मिल रहा है। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, जो यूक्रेन के राजदूत हैं दिमित्री कुलेबा, इन्होंने फिर भारत से भी कहा है, भारत से ये कहा है कि आप डिस्काउंटेड तेल खरीद रहे हो, भारी मुनाफा कमा रहे हो, आपको चाहिए कि ये युद्ध रुकवाएं आप। खैर, ये तो सोच है यूक्रेन की, पर यूरोप के हालात कैसे हैं? यूरोप के हालात ऐसे हैं कि यूरोप में इस वक्त सबसे बड़ा संकट है, और इस संकट का सीधा सीधा भुगतान कौन कर रहा है? तो आपको बता दें, यूरोप का एक जो खास देश है वो कर रहा है, और उस खास देश का नाम है जर्मनी। जर्मनी इस वक्त बुरी तरीके से परेशान है, क्योंकि जर्मनी रूस से बहुत ज्यादा तेल और गैस खरीदता था। रशियन गैस पर जर्मनी की निर्भरता है 60%। अब इससे आप समझ सकते हैं कि जर्मनी का पूरा इकोनॉमिक पावर हाउस निर्भर करता है रूस के ऊपर, और अब उसे झेलने पड़ रहे हैं इन प्रतिबंधों की वजह से ऊर्जा संकट। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये संकट और लंबे समय तक रहा तो फिर जर्मनी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। यूरोप में ठंड का कहर है, और कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। इस बार की जो ठंड है वो 10 साल का अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है, और 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब है कि इन्हें ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लेकर फैक्ट्रियां तक ये बुरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं। 2023 तक तो साफ साफ दिख रहा है कि इन्हें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। इन्हें अपनी इकोनॉमी बचाए रखने के लिए ऊर्जा लगातार मिलना जरूरी हो गया है। लेकिन रूस का संकट खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसके बाद अब जर्मनी ने भारत का रुख किया है और भारत से मदद मांग रहा है। कैसी मदद मांग रहा है? भारत तो तेल या गैस नहीं उत्पादन करता है, तो आपको बता दें, जर्मनी चाह रहा है कि ये सॉल्यूशन हमेशा के लिए हो, हमें किसी देश पर निर्भर रहना ही नहीं पड़े। और ऐसा संभव तभी है जब ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में आगे बढ़ें, यानी कि हाइड्रोजन वाली एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी वगैरह। वैसे आपको बता दें, जर्मनी भारत के साथ एग्रीमेंट करना चाह रहा है, काम करना चाह रहा है, ताकि एक हाइड्रोजन कॉरिडोर बनाया जा सके, ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर, जो जर्मनी तक भी पहुंचे। वैसे नीदरलैंड और इंडिया पहले ही इस चीज को लेकर बात कर रहे हैं। जर्मनी के पास कोई चॉइस नहीं है। मात्र 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो 2023 तक चलने वाले हैं। बाकी इसे बहुत जल्दी ऊर्जा के नए स्रोत पर काम करना होगा, और इसके लिए जर्मनी 550 मिलियन यूरो लगाने को तैयार है। फिलहाल के लिए 2023 में भारत और जर्मनी लगातार काम करेंगे इस क्षेत्र में। जर्मन तो अब 10 बिलियन यूरो 2030 तक में सिर्फ इस प्रोजेक्ट में लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।